वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 233 है यूपीपीएससी के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम मिश्रित प्रश्नों पर जीएस के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ की आप पेड सीरीज प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। देखिए, टेस्ट नंबर 231 का एक प्रश्न था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से रिलेटेड कि भारत का कौन सा स्थान है उसमें। तो उसका उत्तर जो है वहाँ दिया गया था 84, 84वां स्थान है भारत का, जो कि गलत है। ठीक है, 84वां स्थान नहीं है, इसलिए नया प्रश्न जो है बनाना पड़ा, उसको डिलीट कर दिया गया वैसे। तो यदि कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है तो नेक्स्ट टेस्ट में जो है उसको करेक्ट कर लिया जाता है, निश्चिंत रहिए। तो पहला प्रश्न है, इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर अब ये तो हो नहीं सकता। हाल ही में जारी सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स या सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का इसमें 83वां स्थान है। ठीक है, 83वां। और शीर्ष पर कौन है? सिंगापुर और जापान। तो हाल ही में जारी सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रिपोर्ट हेनले पासपोर्ट सूचकांक या इंडेक्स में भारत को 83वां स्थान दिया गया है। और भारत की पासपोर्ट क्षमता में इस तिमाही में सुधार हुआ है, जो पिछले साल 2021 में 90वीं रैंक में था। ठीक है, 90वें स्थान पर था और 7 पायदान का जो है सुधार हुआ है भारत का इस बार। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है दुनिया के सभी पासपोर्टों की मूल रैंकिंग है, जो यह बताता है कि किसी एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीज़ा के जो है यात्रा कर सकता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में जापान और सिंगापुर जो है शीर्ष पर बने हुए हैं, और अफगानिस्तान और इराक जो है सबसे खराब पासपोर्ट रखने वाले देशों की श्रेणी में बने हुए हैं। और वर्ष 2020 में भारत 84वें स्थान पर था। ठीक है, 20 में 84, 21 में 90 और 22 में है 83, याद रखिएगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक कौन जारी करता है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक वही जारी करता है जो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी करता है, यानी विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो विश्व आर्थिक मंच, जैसे कि आपको पता होगा, एक स्विस गैर लाभकारी और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट्स या सूचकांक को देखें तो ऊर्जा संकरण सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, वैश्विक आईटी सूचकांक, लैंगिक अंतराल सूचकांक या रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम सूचकांक, वैश्विक यात्रा और पर्यटन सूचकांक, और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक या रिपोर्ट कह लो, कुछ भी। ये प्रश्न पॉलिटी का आ गया। भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो निदेशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में अवगत कराता है? इनमें से 3 आर्टिकल राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत से संबंधित है, लेकिन ये 13वां जो है मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, तो इसको तो वैसे ही हटा दीजिए। इसका उत्तर है अनुच्छेद 37। तो भारत के संविधान के भाग 4 के भीतर अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के अंदर जो है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं, डीपीएसपी उनको बोलते हैं शॉर्ट में। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 निदेशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में जो है अवगत कराता है। और इन सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? लोगों के सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निदेशक सिद्धांतों के वर्गीकरण का प्रकार नहीं है? हम चर्चा कर चुके हैं इसमें पहले भी, आपने पढ़ा हो तो। समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उदार और बौद्धिक सिद्धांत, आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत। नीति निदेशक तत्वों को 3 प्रकार में जो है विभक्त कर दिया गया है: समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उदार और बौद्धिक सिद्धांत। और इनमें से पूछ भी लिया जाता है कि कौन सा गांधीवादी सिद्धांत, कौन सा समाजवादी सिद्धांत। आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत नहीं है इसमें, तो डी को हटा दीजिए। तो नीति निदेशक सिद्धांतों को उनके औपचारिक स्रोत और उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ये निर्देश निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत हैं: समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उदार और बौद्धिक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, ऐसा कौन से अनुच्छेद में निहित है? ये एक डीपीएसपी है, यानी नीति निदेशक सिद्धांत है।
लेकिन कौन से अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है? उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, इतना भी लिखकर कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। इसका उत्तर है अनुच्छेद 43A में है ये। तो अनुच्छेद 43A की बात करें या का की बात करें तो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, ऐसा प्रावधान है। अनुच्छेद 44 में क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करना, यानी कॉमन सिविल कोड। अनुच्छेद 48A में क्या है? पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना। और अनुच्छेद 38 में क्या है? राज्य जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करके आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, ऐसा निहित है अनुच्छेद 38 में। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला है कब का? प्रश्न किसी भी तरह पूछा जा सकता है, सीधे सीधे सन पूछी जा सकती है उसकी, या गोलकनाथ मामला, केशवानंद भारती मामला, मिनर्वा मिल्स मामला, इन सबको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी जो है पूछ सकता है। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला है 1967 का, ठीक है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वो है 1973। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य की बात करें, ये मामला है 1967 का। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि निर्देशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए जो है संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। यह मामला शंकरी प्रसाद मामले में सर्वोच्च न्यायालय के अपने स्वयं के निर्णय के विरुद्ध था, विपरीत था। यदि बात करें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला की, तो 1973 का मामला है वो, 1973 का। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ मामले में जो अपना निर्णय दिया था 1967 में, उसको खारिज कर दिया, बदल दिया, और घोषणा की कि जो संसद है, जो हमारी पार्लियामेंट है, वो संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, ठीक है, लेकिन वह अपनी मूल संरचना को बदल नहीं सकती। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? उत्तर रामचरित रचना, ये रचनाएं हैं रचनाकार भवभूति की, कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर की, गौड़ बहो वाग्यपति और देवी चंद्रगुप्तम कालिदास। देखिए, उत्तर रामचरित भवभूति की रचना सही है ये। गौड़ बहो वाग्यपति, ये भी सही है, पूरा लिखा है यहाँ पर वाग्यपति राज। और कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर की रचना, ये भी सही है। कालिदास की रचना देवी चंद्रगुप्तम नहीं है। रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सब कालिदास की रचनाएं हैं, ठीक है। डी गलत है। देवी चंद्रगुप्तम जो है वो विशाख दत्त की रचना है। इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है, इस बार प्रश्न जो है वो स्टेटमेंट वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? कादम्बरी बाण भट्ट, कपूर मंजरी राजशेखर की, चंडी शतक बाण भट्ट, रेहला इब्न बतूता। कादम्बरी तो पढ़ी होगा आपने कई बार, और रेहला भी इब्न बतूता का है, ये भी तो पता ही होगा। ये तो लुसेंट वाले हो गए, ए और 4 उसमें भी लिखा है साफ साफ। तो पहला और चौथा सही हो गया, लेकिन कर्पूर मंजरी भी तो राजशेखर की है, ये भी तो करेक्ट है। तो 134 124 भी है, लेकिन चंडी शतक भी तो बाण भट्ट की रचना ही है, तो ये भी सही हो गया। सारे सही हो गए 1 2 3 4। तो उपर्युक्त सारे के सारे सही सम्मिलित हैं ये। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सम्मिलित है? ऊपर क्या था? सही सम्मिलित है, सही सम्मिलित नहीं है, सही सम्मिलित, सारे सम्मिलित। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित? एक बार फिर से, इस बार है रचनाएं और रचनाकार सेम ही है। वृहत संहिता के सामने बराह मिहिर लिखा है, सिद्धांत शिरोमणि भास्कर द्वितीय, स्वप्नवास वद्यता महाकवि भास, हर्षचरित बाण भट्ट और हुमायूं नामा के गुलबदन बेगम। कुछ पता हो या नहीं पता हो, लेकिन हुमायूं नामा तो कई बार पढ़ा ही होगा। हुमायूं नामा के गुलबदन बेगम। अब 5 तो सभी में, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। हर्षचरित बाण भट्ट की है, हर्षवर्धन की है, बाण भट्ट की रचना है, तो चौथा पांचवा हो गया। चौथा भी सभी में ही है। स्वप्नवास वद्यता महाकवि भास की है, ये भी सही है। तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा है। लेकिन सिद्धांत शिरोमणि भी तो भास्कराचार्य की ही रचना है, भास्कर दत्त, ये भी तो सही है।
और बृहद संहिता भी तो ब्राह्मीर की ही रचना है। ये सारे के सही, सारे सही हो गए। 1 2 3 4 5 डी है इसका आंसर भी। 10वां प्रश्न, ये करंट से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश में प्रस्तावित ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क की क्षमता क्या है? क्या है, कितनी है? 600 मेगावाट है। 600। तो देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से की सौर ऊर्जा पार्क योजना में जो है अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क मोड के तहत स्वीकृत ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क जो कि है 600 मेगावाट वाला, और छतरपुर सोलर पावर जो कि है 950 मेगावाट के विकास को जो है मंजूरी दी है। ओंकारेश्वर की क्षमता पूछी है 600 मेगावाट, ठीक है। छतरपुर की पूछ लेता तो 950 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। हाल ही में किसके द्वारा प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 उत्सर्जन शुल्क लगाने का निर्णय लिया गया है? किस पर लगेगा? यूरोपियन यूनियन पर। तो हाल ही में यूरोपियन यूनियन के देशों द्वारा प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क लगाने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। और वर्ष 2020 से यूरोपीय यूनियन द्वारा स्टील, सीमेंट, उर्वरक, एल्युमिनियम और विद्युत के आयात पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन लागत जो है लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। और इस टैरिफ को लगाने का उद्देश्य है यूरोपीय उद्योग की रक्षा करना, क्योंकि यूरोपीय बाजार कमज़ोर पर्यावरण नियमों वाले देशों में निर्मित सस्ते सामानों से भरा पड़ा है, इसलिए। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप सीरी प्राप्त कर सकते हो फुल टेस्ट की। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ये अभियान है। निम्नलिखित में से दो स्टेटमेंट है इससे रिलेटेड, बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, यह अभियान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का हिस्सा है और यह किसानों व बीमा कंपनियों के बीच विश्वास बनाए रखने का प्रयास है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का हिस्सा, करेक्ट है। और यह किसानों व बीमा कंपनियों के बीच विश्वास बनाए रखने का प्रयास है, ये भी करेक्ट है। ये दोनों के दोनों करेक्ट हो गए, सी है इसका आंसर। तो देखिए, हाल ही में कर्नाटक के हसन में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान लॉन्च किया गया। और मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का हिस्सा है। और इस अभियान का उद्देश्य देश के सभी किसानों को अपनी फसलों का बीमा करने हेतु प्रेरित करना है। और इस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा लेने वाले प्रत्येक किसान को पॉलिसी के दस्तावेज उनके दरवाजे पर उपलब्ध कराए जाएंगे। और इस अभियान से किसानों और बीमा कंपनियों के बीच सीधा संवाद बढ़ाने में मदद भी मिलेगी। और यह इस प्रकार जो है किसानों व बीमा कंपनियों के बीच विश्वास बनाए रखने का प्रयास है। इस प्रकार यह है किसानों और कंपनियों के बीच विश्वास बनाए रखने का प्रयास है। तो विकल्प सी इसका आंसर हो गया, करेक्ट। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? भारत की है वो, ठीक है। उनका नाम है झूलन गोस्वामी। तो हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी झूलन गोस्वामी अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी हैं, विश्व की, ठीक है, जो कि एक भारतीय है। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 में इंग्लैंड के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? इंग्लैंड के विरुद्ध मुकाबले में झूलन गोस्वामी ने अपने वनडे करियर का 250वां विकेट लिया, ठीक है, इंग्लैंड के विरुद्ध। और उन्होंने इंग्लैंड की टेमी व्यूमोंट को LBW आउट करके यह उपलब्धि हासिल की। अगर पूछा जाए कि 250वां विकेट झूलन गोस्वामी ने किसके खिलाफ, तो इंग्लैंड के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। तो 21 मार्च 2021 को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का आयोजन किया गया। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2012 में जो है 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी।
यहाँ पे अपडेट करके 22 भी कर सकते हैं हम, क्योंकि मार्च तो जा चुकी है 22 की भी। ठीक है, 2012 में घोषणा की थी 21 मार्च को कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है मनाया जाएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। नंबर 15 पर ये पेपरलेस कार्य प्रणाली को अपनाने वाली देश की पहली विधानसभा भारत की कहाँ पर है? नागालैंड में। कहाँ पर है? नागालैंड ही है। तो नागालैंड राज्य की विधानसभा जो है पेपरलेस कार्य प्रणाली को अपनाने हेतु नेशनल ई विधा एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाली देश की पहली राज्य विधानसभा बन गई है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, ठीक है। अल्लूरी सीताराम राजू का संबंध जो है किस विद्रोह से है? अल्लूरी सीताराम राजू का संबंध है रंपा विद्रोह से। तो अंग्रेजों के प्रति बढ़ते असंतोष ने वर्ष 1922 के रंपा विद्रोह को जो है जन्म दिया, जिसमें अल्लूरी सीताराम राजू ने एक नेतृत्वकर्ता के रूप में एक प्रमुख भूमिका निभाई। नंबर 17 पर आ जाइए। राज्य विधानमंडल को स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? 40वें अनुच्छेद में पंचायत की बात की गई है, स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड बात है ये। इसका उत्तर है 300 अनुच्छेद 200 जो है 46, अनुच्छेद 246 में। 323 ए की बात करें तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, प्रशासनिक अधिकरण है। और 371 में जो है गुजरात और महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ विशेष प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में जो है पंचायतों का उल्लेख किया गया है, और अनुच्छेद 246 में राज्य विधानमंडल को स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो स्टेट पीसीएस में ऐसे अनुच्छेद से पूछ लेते हैं सीधे सीधे प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नेक्सो, बिटकॉइन, इथेरियम, वर्ल्ड बैंक। नेक्सो के द्वारा। तो देखिए, क्रिप्टो ऋणदाता नेक्सो ने विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च करने के लिए जो है मास्टर कार्ड के साथ सहयोग किया है, और इस लॉन्च ने वित्तीय और क्रिप्टो नेटवर्क द्वारा सहयोग करने के कदम को संकेत दिया है, क्योंकि डिजिटल संपत्ति अधिक प्रचलन में आ रही है, इसीलिए। नंबर 19 पर आ जाइए। भारत का पहला वाणिज्यिक ग्रेड ग्रीन हाइड्रोजन उत्पाद संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला, हर वो चीज़ पहली इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वाणिज्यिक ग्रेड ग्रीन हाइड्रोजन उत्पाद संयंत्र असम में। तो देखिए, ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी IOL ने असम के जोरहाट में भारत का पहला वाणिज्यिक ग्रेड ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किया है। हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए यह संयंत्र ऑयल इंडिया के 500 किलोवाट सौर संयंत्र पंप स्टेशन से अक्षय ऊर्जा का उपयोग करेगा। नंबर 20 पर आ जाइए। वर्ष 1809 में जैव विकास के संबंध में उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था? चार्ल्स डार्विन, जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, कार्ल लैंडस्टीनर या होगो डेब्रिज। इनको तो म्यूटेशन थ्योरी का फादर कहा जाता है, यानी उत्परिवर्तनवाद का जनक होगो डेब्रिज। तो ये तो है नहीं, इसका उत्तर है जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। ठीक है, लेमार्कवाद भी कहा जाता है इसको, उपार्जित लक्षणों की वंशागति को। तो जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, सिंपल में लेमार्क, ने सन 1809 में जैव विकास के संबंध में उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत प्रस्तुत किया, इसे लेमार्कवाद भी कहते हैं। ठीक है, तो 20 प्रश्न ये मिश्रित हर चैप्टर से, इनकी प्रैक्टिस एक बार तो कर ही लेना। और इस चीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है उस पर कॉल करके, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। टेलीग्राम पर इसका पेड ग्रुप बना रखा है हमने।